तो हेलो सबको, स्वागत है आपका हमारी आज की वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे नवाबों और निज़ामों के बारे में। हम भोपाल, अवध और बंगाल के नवाब और हैदराबाद के निज़ामों के बारे में ब्रीफ में बात करेंगे। इस वीडियो को इसलिए लास्ट तक देखना, आपके एग्जाम के लिए, ये एसएससी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं नवाब ऑफ बंगाल से, आपका टाइम बिना वेस्ट किए। पहले हम बात करेंगे थोड़ा सा बैकग्राउंड की, जैसे कि आप मेरे यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे जो नोट्स हैं वहाँ पे देख सकते हैं। जो बंगाल है ये सबसे वेल्दिएस्ट प्रोविंस थी, यानी कि सबसे ज़्यादा पैसे वाली, जिस प्रोविंस के पास सबसे ज़्यादा जो है पैसे थे। और इस समय का जो बंगाल था, इसमें ये बहुत बड़ा एरिया था, यानी कि हम कह सकते हैं बिहार वगैरह, ये बंगाल जो है ये बहुत ही ज़्यादा वास्ट एरिया में था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जो था ये बड़ा था। और यहाँ की जो एग्रीकल्चर था, यानी कि उस समय जो मेन चीज़ थी, सभी हम कह सकते हैं ये ट्रेड के लिए भी सेंटर था, यानी कि ट्रेड और एग्रीकल्चर के लिए ये बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंट था बंगाल। और जो है ये मुगल एम्पायर की सबसे ज़्यादा वेल्दिएस्ट प्रोविंस थी, यानी कि जो मुगल एम्पायर था, इतना बड़ा साम्राज्य, उसकी सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंट जो प्रोविंस थी वो बंगाल थी। और अगर हम बात करें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो इसने भी अपना जो है इन्फ्लुएंस जो है मुगल एम्पायर के बाद, इसने अपना जो इन्फ्लुएंस है वो बंगाल से बढ़ाना ही इंडिया में शुरू किया था। और जो नवाब हैं बंगाल के, इन्होंने भी जो है, यानी कि ब्रिटिश के हाथ आने से पहले इनका बहुत ही ज़्यादा जो है बहुत बड़ा रोल था ट्रेड में, एडमिनिस्ट्रेशन में और जंग वगैरह में। तो अगर हम सबसे पहले बात करें जो मेन मेन नवाब हैं जिनके बारे में एग्जाम में आ सकता है, तो सबसे पहले आते हैं मुर्शिद कुली खान। ये जो हैं ये पहले खजाना मंत्री थे मुगलों के, यानी कि ये मुगल रेवेन्यू ऑफिसर थे। पर इनको जो है पहला नवाब जो है मुगल एम्परर फारूक शियार ने जो है अपॉइंट किया था। ये और ये जो हैं ये पहले नवाब थे बंगाल के, यानी कि इससे पहले बंगाल का कोई नवाब नहीं था। और फारूक शियार जो है औरंगजेब के बाद जो है बहादुर शाह जफर फर्स्ट आया। और उसके बाद जो है फारूक शियार जो है ये आया, और इसने जो है मुर्शिद कुली खान को जो है पहला नवाब बनाया बंगाल का। और जो मुर्शिद कुली खान है, इसने जो है एडमिनिस्ट्रेशन को और सेंटर करने के लिए जो है बंगाल का कैपिटल ढाका से चेंज करके मुर्शिदाबाद में जो है शिफ्ट कर दिया, ताकि ताकि जो जो है इसकी जो सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन पर जो है इसका कंट्रोल जो है वो बना रहे। और इसने जो है रेवेन्यू सिस्टम, यानी कि टैक्स कलेक्शन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर दिया। और करप्शन को कम करने के लिए बहुत सारे मेजर्स लिए, यानी कि जो है सख्ती बढ़ा दी, यानी कि करप्शन ना हो और जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा इकट्ठा हो। और इसी समय जो है मुर्शिद कुली खान के समय जो है बंगाल ने जो है ट्रेड में इंटरफेरेंस जो है वो बढ़ा दी थी, यानी कि बंगाल ट्रेड बहुत ज़्यादा कर रहा था। और इसी कारण जो है यूरोप की कंपनियां थी, वो जो हैं बंगाल में अपनी जो इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ा रही थी। यूरोप के, जैसे कि फ्रांस के व्यापारी, ब्रिटिश व्यापारी और पोर्तुगीज व्यापारी, और उनमें से एक थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और फिर इसके बाद आता है शुजाउद्दीन मोहम्मद खान। ये जो हैं ये सन इन लॉ थे, यानी कि हम कहते हैं जवाई थे मुर्शिद कुली खान के, पहले नवाब के ये सन इन लॉ थे, यानी कि ये मुर्शिद कुली खान की बेटी के जो थे वो हस्बैंड थे, शुजाउद्दीन मोहम्मद खान। और इसने और जो मोहम्मद खान है, इन्होंने जो अपना रूल है ये बहुत ही ज़्यादा पीसफुली किया था। और जो है इन्होंने जो है कुछ इतना खास जो काम नहीं किया जो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और पर जो इनके जो संबंध थे वो मुगल एम्परर के साथ जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। और फिर इसके बाद जो मोहम्मद खान का जो बेटा था सरफराज खान, इसको जो है अलीवर्दी खान ने जो है इसकी सत्ता को रोक के खुद ये नवाब बन गया अलीवर्दी खान, यानी कि जो मोहम्मद खान का बेटा था सरफराज खान, उसको खत्म करके अलीवर्दी खान ने जो है अपनी जो ताकत है वो दिखा दी और वो खुद नवाब बना। और इसने इस समय जो है आर्मी को बहुत ही ज्यादा ताकतवर बना दिया, और जो मराठास की इन्वेजन थी उनको भी रोक दिया, यानी कि मराठा बंगाल में कब्जा करने में फेल हो गए थे मराठा। और इन्होंने जो है ब्रिटिश के ऊपर जो है इनको अलीवर्दी खान को बिल्कुल भी जो है अंग्रेज उनके ऊपर यकीन नहीं था, और इन्होंने जो है बहुत ही ज्यादा जो है ट्रेड के ऊपर रेगुलेशन लगा दी, यानी कि बंदिशें लगा दी व्यापार करने पर। और इनके समय जो है बहुत ही ज्यादा जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो आसपास के जो हम कह सकते हैं, और बहुत ही ज्यादा आसपास के जो राज थे उनके साथ जो है बंगाल के बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। और
उसी कारण जो है बंगाल की एडमिनिस्ट्रेशन और जो ट्रेड है उसका इसके ऊपर डायरेक्टली असर पड़ा, और बंगाल की एडमिनिस्ट्रेशन भी वीक हुई और जो ट्रेड रेवेन्यू था वो भी कम हुआ। और फिर इसके बाद आए सिराजुद्दौला। ये जो है अलीवर्दी खान के पोते थे, और ये जो है जब नवाब बने, इन्होंने जो है ब्रिटिश एक्सपेंशन को खत्म करने के लिए, आपको इसके बारे में पता ही होगा, इन्होंने जो है फोर्ट विलियम जो कलकत्ता में था, इन्होंने उन पे फोर्ट विलियम्स पे हमला किया और वहां पे जो जितने भी अंग्रेज थे सबको मार दिया। और फिर इसके बाद हुई बैटल ऑफ प्लासी, जिसमें जो है रॉबर्ट क्लाइव जो थे अंग्रेजों की तरफ से जो है हम कह सकते हैं कि सेनापति थे, और इन्होंने ब्रिटिश क्लाइव के खिलाफ जो है जंग लड़ी। और ये जो है उस जंग में सिराजुद्दौला बहुत बुरी तरह से जो है हार गए, क्योंकि जो इनका कमांडर था यानी कि सेनापति मीर जाफर, उसने जो है सिराजुद्दौला को जो है धोखा दे दिया। और जो सिराजुद्दौला जो है जंग में ये हार गए, और इनको बहुत ही बुरी जो है डिफीट यानी कि हार जो है वो देखनी पड़ी, क्योंकि मीर जाफर जो था वो अपनी फौज लेके हमला करने नहीं गया, पर जो है सिराजुद्दौला के पास इतनी फौज थी कि वो आसानी से जो है अंग्रेजों को हरा देते। पर जो मीर जाफर के धोखे के कारण जो है बंगाल जो है वो अंग्रेजों की गोद में गिर गया। और फिर जो है उसके बाद सिराजुद्दौला को जो है अंग्रेजों ने पकड़ लिया और बाद में खत्म कर दिया। और फिर आए मीर जाफर और मीर कासिम। मीर कासिम को जो है अंग्रेजों ने अपना पपेट जो है यानी कि हम कहते हैं कठपुतली, यानी कि जो बस नाम का नवाब था, सभी की सारी पावर जो है वो ब्रिटिश के पास थी। और मीर जाफर एक बस कठपुतली का बन के नवाब, और कुछ थोड़ी सी तनख्वाह देते थे इसको और जो कुछ रेवेन्यू में से हिस्सा। और ये वैसे ही कठपुतली नवाब बन के रहा, पर बाद में ब्रिटिश ने जो है इनको जो है रिमूव कर दिया। और फिर इसके बाद आया मीर कासिम, यानी कि इस समय के बीच पर मीर कासिम ने क्या किया, इसने आज़ादी लेने की कोशिश की, यानी कि इसने अंग्रेज़ों को भगाने की कोशिश की, पर जो बैटल ऑफ बक्सर में जो है मीर कासिम हार गया। और मीर कासिम के बाद जो है फिर से दोबारा मीर जो है जाफर ये जो है नवाब बन गया। देखिए पहले मीर जाफर था, फिर मीर कासिम बना, इसने आज़ादी लेने की कोशिश की, अंग्रेज़ों ने ख़त्म किया, और फिर से जो है मीर जाफर जो है वो नवाब बन गया बंगाल का। और यही जो है बंगाल के बारे में हिस्ट्री थी नवाबों की। और इसके बाद अंग्रेजों ने भर भर के जो है बंगाल को लूटा, हमारे देश को लूटा। अब हम बात करेंगे नवाब्स ऑफ अवध की। तो जो अवध था ये भी एक की प्रोविंस थी मुगलों की, और ये जो है सेमी इंडिपेंडेंट बन गई थी। यानी कि सेमी इंडिपेंडेंट हम ऐसे कह सकते हैं, एक तो जो है आप देखिए, एक तो जो है जैसे आप देखिए ये मुगल टेरिटरी है, यानी कि ये मुगल राज है। इसके अंडर हम मानते हैं कि तीन तरह के वो है। एक तो जो ये एरिया है जो कम्प्लीटली मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर है, और एक एरिया जो है ये सेमी इंडिपेंडेंट है, जो ये था जैसे कि अवध। सेमी इंडिपेंडेंट हम इस तरह से बोलते हैं कि वैसे तो ये अलग हैं, पर ये जो है थोड़ा सा जो टैक्स है ये खुद जो है मुगलों को दे रहे हैं एज अ सिक्योरिटी। और अगर हम बात करें नवाबों की, जो अवध के नवाब थे, सबसे पहले आते हैं सदत खान बुरहान उल मलिक। बहुत बड़ा नाम है। ये जो है ये फाउंडर थे अवध डायनेस्टी के, और ये जो है पहले नवाब थे। इन्होंने जो है एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी को बहुत ही ज़्यादा ताकतवर किया। और फिर इसके बाद आते हैं सफदारजंग, जिन्होंने जो है मिलिट्री को बहुत ही ज़्यादा जो है ताकतवर किया। और ये जो थे ये पहले जो है मुगल वजीर भी थे, यानी कि पीएम प्राइम मिनिस्टर। और फिर इसके बाद आते हैं शुजा उद्दौला, और ये जो है इम्पोर्टेंट नवाब है, इनके बारे में आपको याद रखना है। इन्होंने जो है मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड की जो है मदद की थी ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ने में। और ये जो है बैटल ऑफ बक्सर में जो है ये हार गए थे। और इसके बाद जो है इन्होंने ब्रिटिश के साथ एक ट्रीटी साइन की अपनी हार के बाद, कि ये जो है उनको अवध में थोड़े से जो है स्टेशन ट्रूप्स को आने जाने की और कुछ जो है चीजें हैं वो इस्टेब्लिश करने की अवध में अंग्रेजों को परमिशन देंगे। और ये जो है एक नीति के तहत हुआ था, जो कि बैटल ऑफ बक्सर हारने के बाद हुई थी। और फिर आते हैं आसाफुद्दौला जो है, और इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट चीज की थी, इन्होंने जो है अवध का कैपिटल जो था फैजाबाद से बदलकर लखनऊ कर दिया। और इसके बाद जो है लखनऊ का गोल्डन पीरियड शुरू हुआ, क्योंकि इसके बाद जो है लखनऊ वो कल्चरल हब बन गया, वहां पर ट्रेड अच्छी होने लगी, वहां पे लोग आके बसने लगे, लोगों को रोजगार मिलने लगा। और इसके बाद जो है लखनऊ जो है बढ़ा, पूरी तेजी से बढ़ा। और जो है इनके समय आसाफुद्दौला के समय जो आर्ट पोइट्री और आर्किटेक्चर बहुत ही ज्यादा बना। और जो 12 इमाम बाड़ा है
वो भी आसफ उद दौला के रूल के समय ही बना था। और फिर अब हम बात करेंगे वाजिद अल शाह की। ये लास्ट नवाब थे और इनका जो इनसे इनके हाथों से जो है अवध वो छीन लिया गया था। वो इसलिए छीन लिया गया था क्योंकि इनके पास जो है अपनी सगी औलाद नहीं थी जिनके साथ इनका ब्लड रिलेशन था। इसलिए जो है अंग्रेजों की एक नीति थी, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेब्स। अगर किसी रूलर के पास जो है अपना ब्लड रिलेशन वाला बच्चा नहीं है तो वो गोद नहीं लेंगे, उनकी जो सारी प्रॉपर्टी है उसको जो है अंग्रेज हड़प लेंगे। जिसके कारण इनकी झांसी में भी युद्ध हुआ था रानी लक्ष्मीबाई के साथ, आपको पता ही है। वही चीज इन्होंने वाजिद अल शाह के साथ की। और ये जो है वाजिद अल शाह, ये अपने लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता था। और इसके बच्चा ना होने के कारण ब्रिटिश ने जो है अवध को अपने अंदर जो है मिक्स कर लिया, यानी कि अपने कंट्रोल के अंदर ले लिया। जो नीति थी उसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और इसके बाद जो है ये भी एक बड़ा कारण था 1857 की क्रांति के लिए। अगर आपने 1857 की क्रांति के बारे में आपको नहीं पता तो हमारे चैनल पर एक वीडियो है जिसको आप जाके देख सकते हैं। आप अगर यूट्यूब पर भी सर्च करेंगे तब भी आपको मिल जाएगी। आप हमारी प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट में। उसमें जो है रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में हमने बहुत अच्छे से वीडियो बनाई है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। अगर हम बात करें, अब हम बात करेंगे जो निज़ाम थे हैदराबाद के उनके बारे में। सो जो है हैदराबाद जो है उसको जो उसके जो फाउंडर थे मीर कमर उद्दीन, जिनको निज़ामुल मुल्क भी कहा जाता है। इन्होंने जो है हैदराबाद जो है फाउंड किया था। और ये जो है वन ऑफ द मोस्ट, हैदराबाद जो है पावरफुल प्रिंसली स्टेट्स थी। और आज़ादी के समय ये जो है सबसे ज़्यादा जो है रिच स्टेट थी, इंडिया की रिच प्रिंसली स्टेट, यानी कि इनके पास जो है सबसे ज़्यादा जो है पैसा था। और हैदराबाद, यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है, हैदराबाद वाज वेल्दिएस्ट एंड लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट इन ब्रिटिश इंडिया, यानी कि सबसे ज़्यादा वेल्दिएस्ट और सबसे ज़्यादा बड़ी प्रिंसली स्टेट। तो चलिए अब हम बात करेंगे निज़ाम उल मुल्क की, जिन्होंने जो है आसिफ जाही डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था और हैदराबाद एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रेंथन किया था। और इन्होंने जो है अपनी सेमी इंडिपेंडेंस को मेंटेन किया था मुगल एम्पायर के साथ। और सेमी इंडिपेंडेंस क्या थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। और फिर आते हैं निज़ाम अली खान, जिन्होंने जो है अपनी जो टेरिटरी है वो जंग में कुछ तो ब्रिटिश को हार गए और कुछ मराठास को। पर इसके बाद इनको लगा कि अगर हम ऐसे ही हारते रहे तो सारी की सारी जो है हमारी टेरिटरी हम वो हार जाएंगे मराठास और ब्रिटिशर्स को। इसलिए इन्होंने जो है ब्रिटिशर के साथ संधि की और ये जो हैं वो इनके अंग्रेजों के दोस्त बन गए और उनकी मदद की। और फिर आते हैं मीर ओस्मान अली खान, यानी कि वैसे तो इनके बीच में लगातार जो है हायरार्की चलती रही थी, पर अब हम डायरेक्ट जंप करेंगे मीर ओस्मान अली खान पर, जो लास्ट निज़ाम थे हैदराबाद के। और ये जो है वन ऑफ द रिचेस्ट मैन थे, यानी कि जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ 1947 में, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उस समय जो है मीर ओस्मान अली खान दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर लोगों में से एक थे। और साल 1948 तक जो है, यानी कि 47 में हमें आज़ादी मिली, पर 1947 में जो है जो मीर ओस्मान अली खान थे ये चाहते थे कि जो हैदराबाद है वो एक अलग जो है मुल्क बन के रहे, यानी कि वो ना तो हिंदुस्तान के साथ थे ना वो पाकिस्तान के साथ थे। यहाँ तक तो हमारे जो कई लीडर थे जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका तो ये भी कहना था कि आज़ाद हिंदुस्तान में जो है हैदराबाद हिंदुस्तान के दिल वाली जगह में है और ये जो है हिंदुस्तान के लिए कैंसर का काम करेगा। और पर इनके जो मीर उस्मान अली खान थे, इनका जो सपना था कि ये जो है इनके पास बहुत सारा पैसा है, ये टूरिज्म इंडस्ट्री बना देंगे हैदराबाद में, लोग घूमने आएंगे यहाँ पर। ये वो इनके काफी सपने थे। पर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की लीडरशिप के अंडर साल 1948 में जो है ऑपरेशन पोलो जो है ये शुरू किया गया। और हैदराबाद को जो है एनेक्स करके, यानी कि हैदराबाद को में मीर उस्मान अली खान का जो रूल है उसको खत्म करके इंडिया के साथ जो है मिक्स कर लिया गया। और अगर हम बात करें कि ऑपरेशन पोलो क्या था, ऑपरेशन पोलो उस ऑपरेशन का नाम है जिसके तहत हमारी इंडियन आर्मी ने जो है कुछ समय जो है ऑपरेशन जो है चलाया और जो है मीर उस्मान अली खान का जो राज है उसको खत्म किया और इंडिया के साथ जो है हैदराबाद को मिक्स किया। और हैदराबाद काफी समय तक, लगभग साल 1952 तक जो है हैदराबाद जो है वो मिलिट्री के कंट्रोल में रहा, मिलिट्री की एडमिनिस्ट्रेशन में रहा। और फिर बाद में जो है इसका जो एरिया है उसको है जो है आंध्र प्रदेश के साथ जो है मिक्स कर दिया गया। अगर हम निज़ाम की इम्पैक्ट की बात करें हैदराबाद में, तो मॉडर्न इंडस्ट्रीज आई हैदराबाद में, रेलवे आई, एजुकेशन आई। और हैदराबाद जो है वो सेंटर बना रहा कल्चर और लर्निंग का।
अब हम बात करेंगे लास्ट नवाब की, जिनके बारे में हमने बात करनी है, वो है नवाब्स ऑफ बंगाल। सो जो भोपाल है वो प्रिंसली स्टेट जो है ये फॉर्म हुई थी जब मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हो गया था उसके बाद। और अगर हम की नवाब्स की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ जो हैं दो जो नवाबों की हम बात करेंगे वो मेल हैं, और इस जो हम कह सकते हैं कि बहुत कम औरतें हैं हमारे हिंदुस्तान में जिन्होंने औरतों ने जो है रूल किया है अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। और इस ये जो थे भोपाल की एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें जो है बहुत सारी औरतों ने जो है रूल किया था। तो चलिए हम पहले बात करेंगे दोस्त मोहम्मद खान की। ऑब्वियस सी बात है, ये मेल थे, ये फाउंडर थे भोपाल स्टेट के, और इन्होंने जो है मिलिट्री को बहुत ही ज़्यादा जो है पावरफुल बना दिया था। और अगर हम बेगम रूल की बात करें, साल 1819 से 1926 तक यहाँ पर जो है इसको बेगम रूल इसलिए कहा जाता है क्योंकि औरतों ने यहाँ पर राज किया। सबसे पहले तो आई कुत्सिया बेगम, जो फर्स्ट फीमेल रूलर थी भोपाल की, और फिर आई सिकंदर बेगम जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री को स्ट्रेंथन कर दिया। फिर आई शाहजहां बेगम जिन्होंने एजुकेशन को प्रमोट किया, आर्किटेक्चर को प्रमोट किया और रिफॉर्म्स को प्रमोट किया। और फिर आते हैं हमीदुल्ला खान, जो लास्ट नवाब थे बंगाल के, और 1949 में जो है भोपाल जो है इंडिया में मर्ज करने के लिए मान गया। अगर हम बात करें कंक्लूजन की, तो इस जो पहले हम बात मैं आपको बता ही चुका हूँ कि वुमेन ने इस स्टेट को रूल करने के लिए भोपाल में बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया। यानी कि ये इकलौती स्टेट कह सकते हैं कि जिसमें इतनी वुमेन्स ने जो है इतनी पावर थी जिन्होंने रूल किया। अगर हम बात करें कि नवाब और निज़ामों की क्या देना है हमारी हिस्ट्री को, तो इन्होंने जो है कल्चर, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में बहुत ही बड़ा इनका रोल था, और इन्होंने जो है इनकी जो लेगेसी है वो अभी भी इंडियन कल्चर, आर्किटेक्चर और हिस्ट्री को जो है इन्फ्लुएंस करती है। सो दैट्स फॉर टुडेज वीडियो। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम डेली आपके लिए एक वीडियो लाते हैं। अगर आप एसएससी की तैयारी ऐसे ही करना चाहते हैं तो नोट ज़रूर साथ में बनाएं। थैंक यू। दैट्स फॉर टुडे।